नमस्कार आदाब, मैं शर यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना सरकार ने 294.61 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। अल्पसंख्यक कल्याण के विशेष सचिव तफसीर इकबाल ने GORT 95 जारी किया, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक और आर्थिक उन्नति पर केंद्रित विभिन्न योजनाओं के लिए विशिष्ट बजट आवंटन की रूपरेखा दी गई है। बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की पहल के लिए नामित किया गया है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षित और रोजगार योजना के लिए 7.50 करोड़ जारी किए हैं। इसके अलावा इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 15 करोड़ रुपए पहले ही जारी हो चुके हैं। इन आवंटनों के माध्यम से तेलंगाना सरकार का लक्ष्य शैक्षिक अवसरों को आगे बढ़ाना, आर्थिक सहायता प्रदान करना और राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक विरासत का समर्थन करना है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष KTR ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी प्रस्तावित निजी फार्मा कंपनी के लिए किसानों और आदिवासियों की जमीनों को जबरन हासिल करने के लिए लगाचेरला में आतंक फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरुपति रेड्डी के साथ मिलकर पुलिस ने जिला अधिकारियों पर कथित हमले के लिए बीआरएस को दोषी ठहराने के लिए निर्दोष ग्रामीणों को फंसाया। आज 16 गिरफ्तार ग्रामीणों से मुलाकात के बाद संगारेड्डी जेल के बाहर बोलते हुए रामाराव ने कहा कि गिरफ्तारियां असहमति को दबाने के लिए राजनीति से प्रेरित थी। बीआरएस का समर्थन करने की वजह से निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस तिरुपति रेड्डी और स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर ग्रामीणों और उनके परिवारों को उनके खिलाफ बोलने पर हिंसा की धमकी दे रही हैं। KTR ने कहा है कि कांग्रेस के नेता भी अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेताओं सहित लगभग 70 लोगों को हिरासत में लिया गया था। केवल बीआरएस समर्थकों को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया था। अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर को सचिवालय में तेलंगाना थल्ली प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 9 दिसंबर प्रजापालना विजयोत्सव समारोह का आखिरी दिन भी है। सरकार ने इस आयोजन में सभी जिलों से महिलाओं को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए पूरे तेलंगाना में समारोह शुरू किया। समारोह के हिस्से के रूप में 7, 8, 9 दिसंबर को 3 दिनों के लिए हैदराबाद के टैंक बंड और आसपास के इलाकों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तेलंगाना थल्ली प्रतिमा का अनावरण करने के बाद रेवंत रेड्डी वारंगल, करीमनगर और महबूब नगर में सार्वजनिक बैठकों में भाग लेंगे। वो 19 नवंबर को वारंगल से दूर 22 जिलों में इंदिरा महिला शक्ति भवनों की आधारशिला रखेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पहले सुझाव दिया था कि तेलंगाना थल्ली प्रतिमा को राज्य की संस्कृति को प्रतिबिंबित करना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने पहले वास्तु संबंधी कारणों से गेट बंद कर दिया था और अब प्रतिमा के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही। इस बीच MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने कुछ अनाप शनाप बक दिया, पता नहीं क्या क्या, वो सिर्फ काटना जानते हैं। वो झारखंड में बीजेपी की रैली में गए, वहाँ उनकी पॉकेट मार ली गई। कुदरत का करिश्मा देखिए, उन्होंने काटने का बयान दिया और बीजेपी की ही रैली में उनकी पॉकेट काट ली गई। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि पॉकेट मार बीजेपी के जलसों में आते हैं, मैं झारखंड की बात बोल रहा हूँ, यहाँ नहीं। मिथुन चक्रवर्ती झारखंड की निरसा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनका पर्स चोरी हो गया। मिथुन को जब इसका एहसास हुआ तो उन्होंने रैली आयोजकों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद रैली के मंच से कहा गया, जिसने भी मिथुन दा का पर्स लिया हो वो वापस लौटा दे, उसके अंदर जरूरी कागजात हैं। रैली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का पर्स चोरी होने की घटना पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। बिहार कांग्रेस की तरफ से रैली का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि बीजेपी के स्टेज से डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का बटवा हुआ चोरी। जिला कलेक्टरों ने बताया कि जातीय जनगणना के पहले हफ्ते में 1.17 करोड़ परिवारों में लगभग 30% का सर्वे कर लिया गया। इस अभ्यास में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा भागीदारी देखी गई, जबकि शहरी क्षेत्रों से प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही, क्योंकि निवासियों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में हिचकिचाहट है। जनगणना में शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की बेहतर भागीदारी देखेगी, जो कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक निर्भर हैं। शहरी क्षेत्रों में जानकारी इकट्ठा करते समय सर्वे करने वालों ने अक्सर चुनौतियों की सूचना दी है। मध्य वर्ग और समृद्ध क्षेत्रों के निवासी अक्सर अपनी संपत्ति, बैंक जानकारी, आधार संख्या और आयकर रिटर्न के बारे में जानकारी प्रकट करने में अनिच्छुक थे। कई लोगों ने तर्क दिया है कि उन्हें कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिली और जनगणना में उनकी भागीदारी अनावश्यक थी। कुछ परिवारों ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर सर्वे करने वालों से बहस भी की। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पूनम प्रभाकर ने जनगणना की प्रगति पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से तेलंगाना के
लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। सभी को सहयोग करना चाहिए। प्रभाकर ने स्पष्ट कहा है कि जनगणना में भाग लेने से निवासियों की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रभावित नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि इकट्ठा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। पूनम ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड जैसे विवरण वैकल्पिक हैं, अनिवार्य नहीं। मंत्री ने उन लोगों को प्रोत्साहित किया है जिन्हें चिंता है कि वो स्पष्टीकरण के लिए जिलाधिकारियों या कलेक्टरों से संपर्क करें। सिंगर दिलजीत दोसांझ का दिल इल्यूमिनाती टूर चर्चा का विषय रहा है। दिल्ली और जयपुर के बाद वो हैदराबाद में कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले सिंगर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल तेलंगाना सरकार ने दिलजीत दोसांझ के इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को नोटिस भेजा है। दिलजीत दोसांझ का आज हैदराबाद में कॉन्सर्ट होना है, लेकिन लाइव शो को लेकर तेलंगाना सरकार अलर्ट पर है। इस नोटिस के मुताबिक लाइव शो के दौरान बच्चों को स्टेज पर बुलाने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल बच्चों के लिए हाई साउंड लेवल सेफ नहीं है। WHO के गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। दरअसल दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को स्टेज पर देखा गया है, जिसके तेलंगाना सरकार खिलाफ है। उनके नोटिस में मेंशन किया गया है कि बच्चों को लाउड म्यूजिक के अलावा फ्लैश लाइट से बचाना है। बटेंगे तो कटेंगे नारे ने बीच चुनाव में महाराष्ट्र एनडीए में दरार डाल दी है। इस नारे को लेकर अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने आ गए हैं। हाल ही में अजीत पवार ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र के लिए नहीं है, जिस पर फडणवीस ने उन पर तीखा हमला किया है। एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दशकों तक अजीत पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी हैं। वो ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। फडणवीस ने आगे कहा है कि अजीत को जनता का मूड समझने में थोड़ा समय लगेगा। ये लोग या तो जनता की भावना को नहीं समझ पाए या इस बयान का मतलब नहीं समझ पाए। फडणवीस के मुताबिक हो सकता है अजीत पवार बोलते समय शायद कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन बोल कुछ और गए। बटेंगे तो कटेंगे नारे का विरोध करते हुए अजीत पवार ने कहा था कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। अजीत ने कहा कि एक तरफ आप सबका साथ और सबका विकास की बात करते हो, दूसरी तरफ बटोगे तो कटोगे की बात करते हो, ये कैसे चलेगा। जूनियर पवार ने आगे कहा कि महाराष्ट्र का सियासी मिजाज यूपी जैसा नहीं है, यहाँ लोग काफी समझदार हैं, इसलिए इन नारों का कोई मतलब नहीं है। अजीत पवार के अलावा बीजेपी के कद्दावर नेता पंकजा मुंडे और अशोक चौहान बटोगे तो कटोगे नारे का विरोध जता चुके हैं। दोनों ही नेता सार्वजनिक तौर पर इस नारे को गलत बता चुके हैं। आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करने के बावजूद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कई नवीन नीतियों की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने कहा, मेरे पास पैसा नहीं लेकिन मेरे पास नए विचार हैं। उन्होंने स्वीडन के आर्थिक मॉडल की तुलना करते हुए राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई 6 प्रमुख नीतिगत पहल पेश की। सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि वो महीने के पहले 6 दिन लगभग 64.5 लाख लाभार्थियों को पेंशन और वेतन प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समृद्ध राज्य भी समर्थन के ऐसे स्तरों से मेल खाने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ कानून और व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर राजनीतिक आड़ में अपराध किए जाते हैं तो हम चुपचाप खड़े नहीं रहना चाहिए। नायडू ने राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करने, लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लंबे समय से चर्चित पोलावरम परियोजना को 2 साल के भीतर पूरा करने का वादा किया। उन्होंने गोदावरी से पन्ना नदियों तक पानी उपलब्ध कराने और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि हम लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं चला रहे हैं। कर्नाटक में एक पुलिस इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। ये पूरा मामला हनी ट्रैप और राजनीतिक विरोधियों को HIV संक्रमित करने की साजिश से जुड़ा है। गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने बीजेपी विधायक मुनिरत्न नायडू के साथ मिलकर ये साजिश रची है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी विधायक नायडू पर एक महिला का उत्पीड़न करने और उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को हनी ट्रैप करने का आरोप है। इस पूरे केस से जुड़े 2 मामलों की जाँच कर्नाटक पुलिस की SIT टीम कर रही है। SIT का आरोप है कि हेबागोडी स्टेशन में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर अय्याना रेड्डी ने राज्य राजेश्वरी नगर के विधायक नायडू और उनके सहयोगियों की हनी ट्रैप में मदद की। अय्याना रेड्डी को मुनिरत्न नायडू का करीबी माना जाता है। SIT ने उसे हिरासत में लिया। इसके बाद उसके मेडिकल टेस्ट कराए गए। उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। उधर बीजेपी विधायक नायडू को हाल ही में इस मामले में जमानत मिली है। 40 साल की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि बीजेपी विधायक ने उसका लगातार रेप किया और उसका इस्तेमाल हनी ट्रैप में किया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।